नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं प्रशस्तन में आपके सामने कथन कारण की सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। और इस पार्ट और इसके पहले पार्ट के ज़रिए मैंने आधुनिक भारत, जो विपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है, उसका पहला चैप्टर पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो अब इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं, बिल्कुल दावा मैं कर सकता हूँ कि इस चैप्टर में मैंने जितने सवाल बनाए हैं कथन कारण के, सिर्फ कथन कारण के, उनसे बाहर कोई भी सवाल आपका, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो नहीं आएगा। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अधिकांश क्वेश्चन 80 to 90% कथन कारण के जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है, खासकर इतिहास की अगर हम बात करें। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा ये चैप्टर, इससे जुड़ा कोई भी अगर प्रश्न आता है कथन कारण का, तो हम एग्ज़ाम में उसको कम से कम गलत करके ना आए। तो मैंने यहाँ पर कथन कारण को एज इट इज़ रखा हुआ है। इसमें सारे के सारे मेरे प्रश्नों में पहला ऑप्शन ही सही होगा, यानी कथन और कारण सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मैंने इस फॉर्मेट में इसको इसलिए रखा है ताकि आपको सिर्फ और कथन और कारण भी अगर आपको याद रहता है तो आप गलत नहीं करेंगे। यानी कथन के रूप में दिया हुआ स्टेटमेंट और कारण के रूप में दिया हुआ स्टेटमेंट भी आपके अगर दिमाग में रहता है तो आप कहीं से भी कथन कारण के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्नों से आगे है। पहला प्रश्न है, कथन क्या है? मुगल साम्राज्य के संपूर्ण पतन के बाद उभरे अधिकांश स्थानीय राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही। और इसका कारण क्या था कि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। हमने कल डिस्कस किया था उस समय कि आप बहादुर शाह के बाद जितने भी शासक देखेंगे, इनफैक्ट बहादुर शाह भी बहुत धर्मांध नहीं था, उसने जजिया को हटाया, लेकिन उसके पतन के बाद जब से सामंतों के हाथ सत्ता आई, शक्ति का केंद्रीकरण सामंतों के हाथ में हुआ, तब से सत्ता का चरित्र थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष और थोड़ा कम धर्मांध हुआ। और इन्हीं सामंतों ने जब अलग अलग जगहों पर जाके अपने स्थानीय राज्य कायम किए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी भी प्रकृति वही होनी थी। तो चाहे वो बंगाल का हो, चाहे अवध का हो, चाहे दक्कन का, ये सारा का सारा जो राज्य था, इनकी चरित्र, इनका जो सत्ता थी, वो भी, उसकी प्रकृति भी मोर और लेस धर्मनिरपेक्ष ही रही। तो ठीक है, कथन क्या हो गया? मुगल साम्राज्य के संपूर्ण पतन के बाद उभरे स्थानीय राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही। इसका कारण क्या था कि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कथन क्या है कि मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में अनेक पुराने जमींदार भू राजस्व के बंदोबस्त से बाहर कर दिए गए और इनकी जगह नए उभरे इजारेदारों ने ली। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उसने अनेक प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किए। और उसने क्या किया कि नया जो भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया, उसने जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। और इसके साथ साथ इसने क्या किया कि इजारा की व्यवस्था आरंभ की। इजारा की व्यवस्था हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इजारा मतलब लगान वसूलने की जिम्मेदारी को जो है वो ठेके पे देना। ठीक है, तो अगर कथन है आया आपके सामने एग्जाम में कि मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में अनेक पुराने जमींदार भू राजस्व के बंदोबस्त से बाहर कर दिए गए और उनकी जगह नए उभरे जमींदार इजारेदारों ने ले ली, तो इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था आरंभ कर दी गई। इजारा व्यवस्था उसी को दी गई जिसने ज़्यादा बोली लगाई। ठीक है, तो इससे पुराने ज़मींदार जो है उनकी जगह नए ज़मींदारों ने ले ली। ठीक है, यही चीज़ हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो मोर और लेस यही व्यवस्था थी जिसकी वजह से नए ज़मींदार वहाँ पर उभरे। नए इजारा व्यवस्था की वजह से जो एक नया भद्रलोक वहाँ पर उभरा, एक नया, जिसमें अधिकांश हिंदू ज़मींदार हुआ करते थे। अब इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। कथन क्या है कि मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में एक नए भू अभिजात भद्रलोक, जिसको बोलेंगे आप एलीट क्लास, का जन्म हुआ बंगाल में। ठीक है, और इसका कारण क्या है? अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इजारेदारों को चुनते समय उसने स्थानीय जमींदारों महाजनों को प्राथमिकता दी, जिसमें अनेक हिंदू थे। ठीक है, तो इससे आपको ये कथन अगर बोले कि मुर्शीद खान के समय में बंगाल में जो नया एलीट क्लास जन्म हुआ, उसका रीज़न क्या था? तो वो था कि इजारेदारों को चुनते समय ऐसा नहीं कि सेलेक्टिवली उसने हिंदुओं को चुना। उस समय जो हिंदू साहूकार और
वो जो संपन्न वर्ग था उसने बड़े पैमाने पर बोलियां लगाईं और ऊंची बोलियों से उन सारी इजारों को ख़रीद लिया और उनका लगान वसूल करके वो मुर्शीद को देते थे। और ये संयोग था कि उसमें से अधिकांश जो है महाजन थे और हिंदू साहूकार थे। तो इस तरह से एक नया जो एलीट क्लास जन्मा वो अपने कंस्ट्रक्शन में या अपने स्ट्रक्चर में वो मैक्सिमम जो है वो हिंदुओं का था। इसमें भी यही कथन और कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला कथन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफल नहीं हो पाए। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया और लगातार वो मुगलों से गैर बराबरी की एक लड़ाई लड़ते रहे। सिर्फ ठीक यही वर्ड यूज़ किया है बिपिन चंद्रा में, तो आप इसको याद रखिएगा। उन्होंने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बिपिन चंद्रा के अनुसार इसका रीज़न ये था क्योंकि बंदा बहादुर धार्मिक, थोड़े सा उनमें धार्मिक कट्टरता का अंश था। ये बिपिन चंद्रा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इसको बिल्कुल बिपिन चंद्रा के हिसाब से समझिए और वो किस धारा के इतिहासकार थे आप उसको जहन में रखते हुए इस चीज़ को आप बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, चूँकि एनसीईआरटी में ये चीज़ आई है और हमें कथन कारण के रूप में प्रश्नों को जानना है तो आप भी इसको मानेंगे कारण के तौर पर। कारण क्या था बंदा बहादुर के हारने का? कि एक तो मुग़ल बहुत शक्तिशाली थे, ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन एक दूसरा जो मेजर कारण था वो था धार्मिक कट्टरता तथा केवल नीची जातियों और गरीब जनता की हिमायत करने के कारण वह मुग़ल विरोधी सारी ताकतों को बंदा बहादुर एकत्रित नहीं कर पाए। ठीक है, तो कथन और कारण आप इसको याद रखेंगे। अगला कथन है कि 1809 में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में दे दिया। तब भी रणजीत सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की बल्कि उन्होंने चुप्पी साधे रखी। चुप्पी साधे रखा जैसा जो वाक्यांश है वो प्रयोग किया है बिपिन चंद्रा की किताब में। तो कथन अगर दे दे ये कि रणजीत सिंह ने चुप्पी क्यों साधे रखी, तो कारण उसका यही होगा कि रणजीत सिंह ये मान चुके थे कि उनके पास अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनके पास अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। और बिपिन चंद्र के अनुसार रणजीत सिंह ताकतवर तो थे ही, लेकिन वो बड़े यथार्थ को समझने वाले शासक थे, वो बड़े प्रैग्मेटिक अप्रोच वाले शासक थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उस समय चुप्पी साधी रखी कि इनसे जो है लड़ना व्यर्थ है, बेहतर है कि अपना जो राज्य है उसको अक्षुण्ण रखा जाए, है ना, जो बचा हुआ राज्य है उसको बचाए रखा जाए। तो इसमें भी यही होगा, कथन और कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। अगला क्या है? कालांतर में मराठा साम्राज्य अत्यंत दुर्बल हो गया। जब मराठा साम्राज्य के बारे में बिपिन चंद्रा अपनी इस 18वीं सदी के भारत में डिस्कस कर रहे होते हैं तो मराठा साम्राज्य को एक पोटेंशियल वो कैंडिडेट बताते हैं कि जो रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हुई थी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, वो मराठा साम्राज्य अपने हाथ में वो राजनीतिक सत्ता ले सकता था। लेकिन क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसके अंदर भी वही डिसेंट्रलाइजेशन वाली प्रवृत्ति यानी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और इसका मेन कारण ये था, मुख्य कारण जो बिपिन चंद्रा बताते हैं वो ये है कि बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंप दिए। अब ये अलग अलग इलाके जब सौंप दिए तो वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो इर्द गिर्द एक शक्ति के एकत्रित होना शुरू हुए और एक तरह की गुटबाजी शुरू हुई। इसकी वजह से मुगल जो मराठों का जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ी और कालांतर में इसी से क्या हुआ कि मराठा जो है अलग अलग गुटों में भक्त हो गए। आप जानते होंगे कि बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये सारे अलग अलग, सारे शुरुआत में मराठाओं के ही सामंत थे। लेकिन इसी विकेंद्रीकरण की वजह से वो आगे चल के मराठाओं की शक्ति पूरी तरह से दुर्बल हो गई। ठीक है, तो कथन क्या है? कालांतर में मराठा साम्राज्य अत्यंत दुर्बल हो गया। कारण इसका यह है कि दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? मराठा सरदारों को अलग अलग इलाके सौंप दिए थे। तो आप इसको याद रखेंगे। हमने जानबूझ के इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, मुझे सिर्फ ये लगा कि आपको कथन और कारण याद रखने हैं। ठीक है, तो आप कथन और कारण एज इट इज़ याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं, जो कथन दिया है इसके अलावा दूसरा आप कोई कारण भी देखें उसको गलत लगा के आप आ जाइए। हो सकता है कि वो फैक्ट सही हो लेकिन वो कारण के रूप में नहीं होगा। ठीक है, कारण सिर्फ यही होगा जो मैंने इसमें बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है।
ठीक है। तो कथन अगर लिखा रहे कि कालांतर में मराठा साम्राज्य अत्यंत दुर्बल हो गया, तो उसका कारण रट लीजिए कि चौथ और सरदेशमुखी कुशल वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने सबको अलग अलग इलाके सौंप दिए थे, और यही मुख्य स्रोत था उसकी दुर्बलता का। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। कथन अगर दे दे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो 1761 में हुई थी, क्यों भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया, कारण जो बिपिन चंद्रा में बताया है बिल्कुल साफ अतएव लिख के लिखा हुआ है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। ठीक है। मुगलों की हालत ख़राब थी उस समय, मराठे एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हुए थे, सबसे बड़ी शक्ति थे इनफैक्ट। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने जिस तरह से मराठों को हराया, हालांकि मराठे उस समय बहुत सारी आंतरिक कलहों और हिंदुस्तान के दूसरी जगह की सत्ताओं की गुटबाजी की वजह से हारे, लेकिन अल्टीमेटली दैट वाज अ डिफीट। और उसने ये तय कर दिया कि भारत पर कम से कम मराठे तो राज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इससे ये क्या होता है, कथन अगर आपको दे दे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया, तो उसका कारण सिर्फ आप ये बताएंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, इन ये सारे जो क्वेश्चंस और इनके आंसर हैं व्याख्या सहित आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक डाल दूंगा, आप उससे उसको ज्वाइन कर लें। अब अगला कथन है कि 18वीं सदी का भारत बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। ये देखिए आगे 3-4 क्वेश्चन वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि नेक्स्ट कमिंग जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, अगर इससे कोई प्रश्न बनता है 18वीं सदी के भारत वाले चैप्टर से, तो ये प्रश्न ज़रूर आ सकता है। अगले 4-5 प्रश्नों में एक प्रश्न तो पक्का रहने वाला है, जो मुझे लग रहा है पिछले आए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 18वीं सदी का जो आर्थिक स्थिति थी भारत की, उसके बारे में 3-4 अगले जो आएंगे आप उनको ध्यान से देखिएगा। पहला उसमें 18वीं सदी का भारत बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। कारण क्या है, उस समय भारत का हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादन में वर्चस्व था, एक तरह से स्वावलंबन था। ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं का आयात की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये स्थिति लेकिन कब बदली, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का आक्रमण हुआ, है ना। उसके बाद क्या आपने चीज़ें पढ़ी होगी, किस तरह से हस्तशिल्प का पतन हुआ, अनौद्योगिकीकरण की चीज़ें हुई। ठीक है। लेकिन ये उसके पहले का स्टेज है, 18वीं शताब्दी का है ना। कुल मिलाकर भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं होता था। कारण क्या था कि भारत का हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादन में स्वावलंबन था पूरी तरह से। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों कारण जो है वो कथन की पूरी व्याख्या करता है। अगला है कि क्वेश्चन क्या है, कथन दिया है कि 18वीं सदी के भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। इसका कारण क्या है, तत्कालीन भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे स्टेज में था ना उस समय हमारा औद्योगिक और कृषि उत्पादन, तो पहले से ही विदेशों में उसके लिए बाज़ार बड़ा रेगुलर था। यहाँ कच्चा माल, ये कच्चे माल उपनिवेशों की तरह नहीं कि ये कच्चे माल का स्रोत था, यहाँ से तैयार चीज़ें बाहर जाती थी उस समय। ठीक है, चाहे कृषि उत्पादन हो चाहे औद्योगिक। तो 18वीं सदी के भारत में औद्योगिक और आर्थिक स्थिति ये हुआ करती थी कि यहाँ का निर्यात यहाँ के आयात से अधिक होता था। ठीक है, बिपिन चंद्रा में एज इट इज़ दिया हुआ, आपको लाइन सेम मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है। अगला है कि 18वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। ये उसके सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ा हुआ 18वीं सदी के भारत से। आपको इसको याद रखिएगा कि 18वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित हुआ करती थी। ये एज इट इज़ लाइन दी हुई है। इसका कारण क्या था, इसका कारण जो विपिन चंद्रा ने बताया वो ये है कि हिंदुओं में उच्च शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। ठीक है, इसकी वजह से संस्कृत जो है वो कठिन होती थी, निम्न वर्गों की भाषा संस्कृत नहीं थी, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में पूरा बोलबाला था ब्राह्मणों का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कथन और कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जबकि फ़ारसी के साथ ये चीज़ नहीं थी। बिपिन चंद्रा ने आगे उसमें कंटिन्यू किया है कि फ़ारसी के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो राजकीय भाषा थी और हिंदुओं और मुसलमानों में वो समान रूप से पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी। ठीक है, लेकिन संस्कृत के साथ उल्टा था। संस्कृत सिर्फ उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो सिर्फ संस्कृत था, और संस्कृत कौन बोलता था ज़्यादातर, उच्च वर्ग हिंदुओं के, यानी ब्राह्मण।
तो इसको आपको याद रखना है। और ये बिपिन चंद्र का स्टेटमेंट है, अब इसमें किसी तरह का आपको विवाद या डिबेट नहीं करनी है। ये मेरा मानना नहीं है, ये बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार का मानना है। तो आप इसी को याद रखें, क्योंकि अगर कथन कारण का प्रश्न बनता है एनसीईआरटी से तो ये पूछ सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के भारत में सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। अब ये डिबेटेबल है, लेकिन हमें चूँकि एनसीईआरटी अभी तक पढ़ रहे हैं, एक शोध बना है और उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, तो इसको हमें याद रखना है कि इसमें क्या लिखा है। वस्तु स्थिति वास्तव में क्या थी, यथार्थ क्या था, उसमें उसकी डिबेट में पढ़ने की बजाय उसको उन डिबेट्स को आप किनारे रखिए। और फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 18वीं सदी के भारत में सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। इसका कारण क्या था कि मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया, जबकि उत्तर भारत के जैसे राजपूताना, उत्तरी बंगाल और ऐसे ही कुछ अन्य भागों में ये प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन दक्षिण में प्रचलित नहीं थी क्योंकि मराठों ने इसे वहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया। सेम आंसर इसका भी होगा, कथन कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का पहला चैप्टर समाप्त होता है, 18वीं सदी का भारत। अगर आपने इन 2 लेक्चर्स में मिला के 20-22 जितने भी क्वेश्चंस अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया, तो आप निश्चिंत होकर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि इससे बाहर एक भी कथन कारण का प्रश्न नहीं आएगा। मैं क्यों इतनी गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इससे एनालाइज किया गया है कि जितना भी कथन कारण का क्वेश्चन है, खासकर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में आयोग जिस तरह का क्वेश्चन बना रहा है, अगर आप आरओ का पेपर उठाएंगे तो उसमें 90% क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से पूछे गए। क्यों पूछे गए? क्योंकि एनसीईआरटी फैक्ट्स से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड किताब है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरी सीरीज़ तैयार की है और रोज़ ऐसे आपको कैप्सूल्स मिलते रहेंगे। 15-20 मिनट निकालिए, इनको एक बार वीडियो देख लीजिए और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे आएँ, वहाँ इसका आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ज़रूर हल करें और बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशंस।